वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम लालचंद वर्मा, टीजीटी सोशल साइंस। लास्ट क्लास में बच्चों हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध और राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम हिटलर का नाजीवाद पढ़ेंगे। बच्चों ये आपको जो इमेज दिख रही है इसमें हिटलर और हिटलर की जो सेना रैलियां और हिटलर का ये निशान ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बच्चों जब हिटलर जर्मनी का जो चांसलर बना तो मार्च 1933 में उसने एक विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के जरिए बच्चों जो संसद थी यानी पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनते थे उसको उसने हाशिए पे रख लिया। यानी कहने का मतलब है उन कानूनों को ख़त्म करके उसने अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पास करके उसके द्वारा ही उसने शासन चलाया। और नाजी पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो ट्रेड यूनियन थे उन सब पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। जैसे कि आपको पता है कि उस समय आर्थिक संकट था जर्मनी में, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसने एक अर्थशास्त्री थे हॉलमार्क सॉल्ट, उनको अपना अर्थशास्त्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। और जो साख्त थे उन्होंने क्या किया, जो सरकारी पैसों से चलाए जाने वाले जितने भी रोजगार वाले जो कार्यक्रम थे वो 100% उत्पादन को उन्होंने तय करने का लक्ष्य रखा और उसको पाया भी। और साथ ही हिटलर ने अपने देश के अंदर कुछ सुरक्षित दस्ते थे बच्चों, जैसे गेस्टापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया। बाद में बच्चों हिटलर ने जितनी भी मीडिया थी, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, राज्य, उन सब को अपने नियंत्रण में ले आया। तो ये हिटलर की गृह नीति थी जो उसने देश में किया। साथ साथ में उसने बच्चों आसपास के जो देश हैं उन पर भी अपनी नीतियां बना के कब्जा किया। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हिटलर की विदेश नीति। विदेश नीति बेसिकली बच्चों एक उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। इसके तहत उसने जैसे प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था बच्चों, उसके बाद में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं। इस लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था कि विश्व में दोबारा इस तरह का युद्ध ना हो इस लेवल का। इसलिए जो जर्मनी था उसने 1933 में उससे पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि उसको दोबारा युद्ध करना था, क्योंकि उसको वो अपनी पूरी डिग्निटी या दोबारा जो उसकी भूमि का जो अधिग्रहण हुआ वो दोबारा वापस लेना था। 1936 में जो राइनलैंड था जिस पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा किया था, हिटलर ने दोबारा अपने अंडर में मिला लिया। फिर एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे से उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। सितंबर 1939 में बच्चों उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और ये द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। इसके तुरंत बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये जो हिटलर की विदेश नीति या साम्राज्यवादी नीति थी, इसका खात्मा हुआ बच्चों जब हिटलर की पराजय हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों मैं आपको आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नाजीवाद बच्चों, जो नाज़ी विचारधारा है इसी को नाजीवाद कहते हैं। यानी जो हिटलर की जो पार्टी थी उसकी विचारधारा, उसकी सोच, ये सब नाजीवाद के नाम से ही जानी जाती है। बेसिकली जो नाज़ी विचारधारा थी बच्चों वो दो सिद्धांतों पर आधारित थी। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है, उनका सिद्धांत था लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों हर्बर्ट स्पेंसर का जो बच्चों सिद्धांत था वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी अतिजीविता का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा और वही आगे समाज में रहने पाएगा। जो नाज़ी जो सोच थी बच्चों वो चाहते थे कि जो जर्मनी के जो लोग हैं, जो ब्लॉन्ड नीली आंखें वाले जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, वो ही सबसे श्रेष्ठ जाति है और उन्हीं को जिंदे रहने का हक है। और नाज़ी सोच के अनुसार जो यहूदी थे वो सबसे निचली पायदान पे आते थे और उनको वो कट्टर शत्रु मानते थे। इसका कारण बच्चों ये भी है कि जो हिटलर की, मैं आपको सबसे पहले ये लॉ दिखाऊंगा। जैसे जो आर्यन जो वो मानते थे कि जैसे देखने में उनकी आंखें नीली हो, वो लंबे हो, ये उनको श्रेष्ठ वर्ग के लोग मानते थे कि यही है, ये जर्मनी में इन्हीं को रहने का हक है। और बाकी इनके अलावा जो थे यहूदी जो थे, जिप्सी थे, उनको वो सबसे निम्न कोटि के मानते थे। इसलिए वो चाहते थे कि ये हमारी जर्मनी में नहीं रहने चाहिए। इसलिए हिटलर ने जर्मनी के अंदर यहूदी विरोधी एक नीति बनाई। जैसे उसने गृह नीति, विदेश नीति, इसी तरह की उसकी यहूदी विरोधी नीति थी कि जर्मनी में कौन से लोगों को रहने का अधिकार है। ये बच्चों चार्ल्स डार्विन हैं, इन्होंने लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था
और ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था, जिसके अनुसार जो योग्य है वही जिंदा बचेगा, बाकी जो योग्य नहीं है, कहने का मतलब है नॉर्डिक जर्मन आर्यन ब्लॉन्ड आइज वाले जो टॉल है वो योग्य हैं और उन्हीं को जर्मनी में रहने का वो ही जिंदा बचने चाहिए। बाकी इनके अलावा जितने भी यहूदी हैं, जिप्सी हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो ये इन सिद्धांतों पे काम हिटलर करने लगा था अपनी जर्मनी के अंदर। जैसे हिटलर की जो यहूदी विरोधी नीति थी बच्चों, उसने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उनकी सोच के अनुसार जो यहूदी थे वो सबसे निचले पायदान पे आते थे और ईसाई जो धर्म के जो लोग थे वहाँ पर रहते थे वो उनसे सबसे ज़्यादा घृणा करते थे। कारण ये कि वो ये मानते थे कि जो जीसस क्राइस्ट है उनको ख़त्म करने वाले यहूदी ही थे, इसी वजह से उनमें एक व्याप्त घृणा थी। जो यहूदी थे जर्मनी के अंदर बच्चों, वो घेटो का मतलब होता है बच्चों दड़बा, है ना, एक अलग ही छोटी सी बस्ती बना दी, उनके अंदर रखे जाते थे और समय समय पर जो जर्मनी के जो बाकी जो नाज़ी जो लोग थे वो उनका सफाया करते रहते थे, उनको प्रताड़ित करते रहते थे, मारते रहते थे। कुछ कानूनों के द्वारा भी उनको हाशिए पर धकेल दिया गया। जैसे 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों की तरह आतंकित कर दिया, उनको आजीविका के साधन खत्म कर दिए, उनको अलग थलग समाज से दूर रहने के लिए छोड़ दिया, यहूदियों को यहाँ तक कि देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। और 1939 से 45 के दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने के लिए अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में उनको ख़त्म कर दिया गया। बच्चों, ये हिटलर की यहूदी विरोधी नीति है कि किस तरीके से उसने जर्मनी से यहूदियों का खात्मा किया। जैसे आप ये कुछ उसने कानून बनाए। सबसे पहले जब आप देख रहे हो, जैसे हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई, यानी उनसे नागरिकता ही छीन ली। दूसरी बात, उनके कुछ व्यवसाय छीन लिए। बच्चों, यहूदियों के प्रार्थना स्थल को साइनोगेज कहते हैं, साइनोगेज। इन प्रार्थना स्थलों को, प्रार्थना घरों को तबाह कर दिया, जला दिया गया। और एक रात ऐसी ही घटना हुई थी 1938 के अंदर, इस जनसंहार को, और इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। जो यहूदियों के उस समय प्रार्थना जो स्थल थे, घर थे, उनको जला दिया गया था, बहुत सारे यहूदियों को मार दिया गया था इस कानून के तहत। तो ये इस तरह से उनका खात्मा किया जाने लगा। घेटोस का मतलब है बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया कि दड़बाबंदी, यानी एक अलग छोटे से इलाके में एक अलग दड़बे में बना दिया जाता था और वहाँ पे सारे यहूदियों को वहीं रहना पड़ता था, कष्टपूर्ण जीवन में, दरिद्रता के साथ में। और समय समय पर जो नाज़ी लोग थे उनको मारते रहते थे, उनको ख़त्म करते रहते थे। ये बच्चों आप देख रहे हो, ये वही घेटोइजेशन यानी वही दड़बा है, वो इलाके हैं जहाँ पे यहूदी रहते थे। ये बच्चों यहूदी बच्चे हैं जिनको गैस चैम्बरों में ले जाया जा रहा है, यानी उनको जीने का कोई हक नहीं है। बाद में गैस चैम्बरों में उनको बंद करके मार दिया जाता था। अब जो जर्मनी में बच्चों युवा थे, उनकी जो बच्चे थे, उनकी कैसी हालत थी। अब जर्मनी में दो तरह के वो मानते थे कि अवांछित बच्चे और अवांछित बच्चे, मतलब डिजायर, ये बच्चे हमें चाहिए और ये बच्चे हमें नहीं चाहिए। जो बच्चे चाहिए वही जो आर्यंस थे, यानी जो नॉर्डिक जर्मन्स आ रहे थे, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती थी। इनके अलावा जो यहूदियों के बच्चे थे, जिप्सियों के बच्चे थे, उनको क्या करते थे, गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। उनको स्कूल में भी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। जर्मन बच्चों के साथ में उनको बैठने का भी अधिकार नहीं था। जर्मन बच्चों को नाज़ी, अब जो जर्मनी के जो बच्चे थे, जो आर्यंस थे, उनको स्कूल में भी इस तरह की शिक्षा दी जाने लगी। उनको नाज़ी और नाजीवाद की जो घुट्टी थी वो पिलाई जाने लगी। यानी वो एक तरह से उनकी जो सोच है, उनकी सारी व्यवस्था को नाजीवाद के अनुसार ढाला गया। ऐसे ही बच्चों वहाँ पे कुछ संगठन बने हुए थे, जैसे युंग फोंग, ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नाजी संगठन था। और 14 साल की उम्र के बच्चों को युवा एक संगठन था, हिटलर यूथ, इनकी सदस्यता लेना अनिवार्य कर दी। इस तरह से बच्चों, और ऐसे ही 18 साल के जब बच्चे हो तो लेबर सर्विस में उनको कंपलसरी भेजना और सेना में पार्टिसिपेट करना, इस तरह के नियम बना दिए गए। तो ये युवाओं की हालत थी। पहली बात तो ये कि यहूदी और बाकी और समाज के बच्चों को जीने का कोई हक नहीं था, उनको पढ़ने का कोई हक नहीं था। और जर्मन जो बच्चे थे उनके लिए भी उन्होंने नाजीवाद को पहले प्रथम पायदान पे रखा। आप देखोगे बच्चों नेक्स्ट इमेज में, ये जर्मन बच्चे हैं जिनको युंग फोंग, जो मैंने आपको बताया कि ये एक नाजीवाद छोटे बच्चों का संगठन था, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। और फिर बच्चों आपको जर्मनी में बता दूं, जर्मनी की जो एनसीईआरटी जो किताबें थी, जो टेक्स्ट बुक थी ना, उसमें भी उन्होंने नाजीवाद की शिक्षा देना पहले शुरुआत करी।
बच्चों जर्मनी में हम महिलाओं की स्थिति देख, जैसे युवाओं आपने देखा जब हिटलर की विदेश नीति, गृह नीति, हिटलर की यहूदी विरोधी नीति और हिटलर के दौरान ही वहाँ पे बच्चे कैसे रहते थे। अब महिलाओं की स्थिति के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वांछित बच्चे और अवांछित बच्चों की जो नीति थी, ये अच्छी माँ, शुद्ध माँ, यानी कहने का मतलब है ऐसी माँ जो शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देती थी, उनका सम्मान होता था, उनको बहुत सारे राइट्स मिले हुए थे। जैसे उनको ट्रेन में टिकट्स, गोल्ड कॉइन्स, दुकान खोलने में छूट, अस्पतालों में छूट, इस तरह की उनको व्यवस्था मिली थी। और इनके अलावा ऐसी माता जो अवांछित बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो यहूदी हैं, ऐसे बच्चे जो बाकी और जो जिप्सी है, अलग कम्युनिटी के, जो आर्यंस नहीं है, जिनको वो नहीं चाहते थे, ऐसी माओं के साथ में बच्चों बहुत बुरा व्यवहार होता था। उनको दंडित किया जाता था, उनको गंजा करके उनके मुंह पर कालिक पोत कर समाज में घुमाया जाता था। इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। एक जगह तो हिटलर ने ये कहा है, हिटलर वैसे कहता था कि मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, वो कहता था मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन एक और दूसरी माँओं के साथ में कैसा बर्ताव हो रहा था। इस तरह से महिलाओं की स्थिति वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं थी बच्चों। ये आप देख पा रहे हो बच्चों, ये बाकी ऐसी माँ है जो वांछित बच्चों को जन्म नहीं दिया, तो उसके साथ में इस तरह का व्यवहार होता था जर्मनी के अंदर। इसके बाद में ही बच्चों, जैसे मैं आपको हिटलर बता रहा था कि हिटलर की इस नीतियों के कारण इसलिए ने साम्राज्यवादी नीतियां बढ़ाने लगी, वो दोबारा आक्रमण करने लगा। 1939 में जब उसने पोलैंड पे आक्रमण किया तो वहाँ से दोबारा, जैसे प्रथम विश्व छिड़ा, ऐसे एक विश्व युद्ध दोबारा छिड़ गया। इस जैसे प्रथम विश्व युद्ध में आपने पढ़ा था, उसमें एलिड यानी मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति थी, इसमें एलिड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र इसमें भी थे, और इस पर धुरी शक्तियाँ थी यानी एक्सिस पावर्स थी। मित्र राष्ट्र को बच्चों वही देश यानी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और बाद में यूएस, और एक्सिस पावर्स जो थी, जो धुरी शक्तियाँ थी, उनको जर्मनी, इटली और बेसिकली जापान, ये लोग लीड कर रहे थे। इस युद्ध का बच्चों रिजल्ट क्या निकला कि अगस्त 1945 में क्या हुआ, अमेरिका जो मित्र राष्ट्र के खेमे में था, उसने जापान को शांत करने के लिए, क्योंकि जापान एक्सिस यानी जर्मनी वाले खेमे में था, उसको शांत करने के लिए, उसको घुटने टेकने के लिए उसके दो प्रांत थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु बम से हमला कर दिया गया और युद्ध की समाप्ति हो गई। और बाद में हिटलर का क्या हुआ बच्चों, हिटलर को 1945 में आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये हिटलर का बच्चों अंत था, एक ऐसे लीडर का अंत था जिसने अपनी विचारधारा को इस लेवल पे बच्चों, इसने कठोरता से पालन करने के लिए एक दूसरे वर्ग के लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया। तो उसका जो अंत निकला बच्चों, अंत एक सुसाइड, एक गन शूट के द्वारा उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो ये बच्चों हिटलर की नीति और नाजीवाद का फैलाव था कि जर्मनी में कैसे फला फूला। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों, इस स्लाइड में बच्चों मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं और आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे पाओ। जैसे एक बार डिस्कस करते हैं, नाजीवाद क्या है। नाजीवाद, अब आप इसका आंसर दे पाओगे। हिटलर के अर्थशास्त्री कौन थे, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया, और नाज़ी विचारधारा किन दो सिद्धांतों पर आधारित है, गैटोइजेशन क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से दो गुट शामिल थे, युंगफोक क्या था, जापान के कौन से दो प्रांतों पर परमाणु बम गिराए गए, और यहूदी प्रार्थना स्थलों को क्या कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे। थैंक यू बेटा।